हम चैप्टर 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री कर रहे थे। इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब तक जो हमने एड्सॉर्प्शन पढ़े थे वो गैसेस फेज के एड्सॉर्प्शन पढ़े थे एक सॉलिड सरफेस पे, लेकिन गैसेस के अलावा सॉलिड सरफेस पे मतलब सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे गैसेस के अलावा लिक्विड से मतलब कि सॉल्यूशन फेज से भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है। तो वी कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम gases, solids also have tendency to absorb substances from the solution। सॉलिड्स में ये कैपेबिलिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो गैसेस के अलावा सॉल्यूशन में से भी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सके। और ये प्रूव करने के लिए मेरे पास है कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, इफ वी शेक अ टेस्ट ट्यूब containing a litmus solution with a piece of charcoal, it becomes colorless। ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले, उसमें थोड़ा सा लिटमस सॉल्यूशन डाल दे, ब्लू या रेड कोई भी, और उसके अंदर थोड़ा सा चारकोल भी डाल दे और उस टेस्ट ट्यूब को बंद करके उसको हम शेक करेंगे, तो वो ब्लू या रेड लिटमस कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आपने जो उसके अंदर चारकोल का पीस डाला वो एक एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट ने आपके लिटमस सॉल्यूशन में प्रेजेंट डाई को, जो ब्लू या रेड कोई भी हो सकती है, जो भी आप लिटमस लेंगे, उसको एड्सॉर्ब कर लिया, जिस वजह से आपका लिटमस सॉल्यूशन हो गया कलरलेस। ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। एनिमल चारकोल decolorize impure sugar। ये भी एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम रॉ शुगर सॉल्यूशन जो कि इम्प्योर शुगर है, उस सॉल्यूशन को अगर मैं उस सॉल्यूशन के अंदर एनिमल चारकोल ऐड कर दूं, तो एनिमल चारकोल उस सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा, क्योंकि इम्प्योर शुगर होती है ब्राउनिश कलर की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर चारकोल उस इम्प्योरिटी को एब्सॉर्ब कर लेगा तो शुगर सॉल्यूशन आपका डीकलराइज हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें एब्सॉर्प्शन एक सॉल्यूशन में से हो रहा है। जैसे यहाँ पे इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन लिया गया था जिसमें से इम्प्योरिटीज एब्सॉर्ब हुई, और यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें से डाई एब्सॉर्ब हुई है। So these are the two examples which indicates the adsorption from solution phase। अब कुछ important generalizations करते हैं। So we are going to do now a few important observations regarding adsorption from solutions। सॉल्यूशन से जब एड्सॉर्प्शन होती है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन,
of adsorption increases with decrease in टेम्परेचर। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि जब हमने उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन decreases with increase in temperature and vice versa. Second observation, increase in surface area of adsorbent promotes adsorption। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स है, लगभग वैसे ही जो हम गैसेस फेज में पढ़ रहे थे उसी तरह के पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर सरफेस एरिया हम बढ़ा दें, एडसॉर्बेंट जिस सॉलिड सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रही है, अगर उसका सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो उससे एडसॉर्प्शन प्रमोट होगी मींस इंक्रीज होगी। ये आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन increases with increase in concentration of adsorbate in solution। अगर आपके सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जिसकी एडसॉर्प्शन हो रही है, अगर उस सब्सटेंस जिसका जो कहते हैं हम एडसॉर्बेट बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में ज्यादा है तो आपका एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इन सॉल्यूशन। तो सब्सटेंस ज्यादा है तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगी। जैसे कि मान के चलिए यही था, अगर आपके शुगर सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी ज्यादा है जिसकी वजह से उसका ब्राउनिश कलर आ रहा है, अगर इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनिमल चारकोल पे उसकी एडसॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स upon the nature of adsorbent and adsorbate। तो एक्सटेंट जो है एडसॉर्प्शन का वो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों के ही नेचर पे डिपेंड करता है। सो दीज वर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग the adsorption from solution phase। अब हम करने वाले हैं इसका मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो मैकेनिज्म भी आपको कुछ वैसा ही लगेगा जैसा हम गैसियस फेज की एडसॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ताकि हमें सिमिलैरिटी भी पता चल जाए और डिफरेंसेस अगर है तो डिफरेंसेस भी पता लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। Now we are going to discuss about the mechanism। So अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो एक्चुअल मैकेनिज्म is not defined। एक्चुअल मैकेनिज्म
डिफाइंड नहीं है, या हम कह सकते हैं डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. सो व्हाट इज दिस नाउ? मैकेनिज्म फिर है क्या? इट इज बिलीव्ड दैट adsorption continues till a unimolecular layer is built on the surface of एडसॉर्बेंट. तो वैसे तो इसका मैकेनिज्म कोई फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल ये माना गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एडसॉर्प्शन कंटिन्यू होती चली जाती है. कब तक? तब तक जब तक एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ना बन जाए, एक लेयर ना बन जाए जिसमें एक एक मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तब तक एडसॉर्प्शन कंटिन्यू रहती है. नाउ अब फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं. द फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन isotherm is approximately applicable to the adsorption from the solution. Now जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है वो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली एप्लीकेबल है एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन में भी. तो जो हम फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म गैसेस के केस में पढ़ के आए थे वो इस पे भी लगभग अप्लाई हो सकता है. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं पहले. प्रेशर इज सिमिलर. तो जो प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं पीछे, उसका इफेक्ट भी सिमिलर ही देखने को मिला जो हमने पहले पढ़ा था. टेम्परेचर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं. टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज के केस में. अब प्रेशर के बारे में हमने एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. तो यहां वो किस तरह से एप्लीकेबल है वो हम देखते हैं. नाउ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वहां पे प्रेशर था क्योंकि गैसेस की बात कर रहे हैं, यहां पे लिक्विड की बात कर रहे हैं और लिक्विड में प्रेजेंट जो आपके सब्सटेंसेस है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड सरफेस पे, तो उनकी बात कर रहे हैं. तो यहां हम टर्म प्रेशर यूज नहीं कर सकते, यहां हम टर्म यूज करेंगे कंसंट्रेशन. वहां इक्विलिब्रियम प्रेशर था, यहां इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यूज होगा. दैट इज कैपिटल सी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर. तो वहां प्रेशर यूज किया था, यहां हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी यूज करेंगे. दैट इज इक्वेशन बिकम्स x by m is equal to k. यहां पे पिछली इक्वेशन में t था, यहां हम c लिखेंगे 1 by n. तो ये इक्वेशन आपकी यहां बन जाएगी इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज. अब यहां भी हम लोगैरिथम लेंगे. टेकिंग लोगैरिथम on both the sides. जब हम लोगैरिथम दोनों साइड पे लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी log x by m is equal to log k plus 1 by n log c. ये इक्वेशन बन जाएगी.
the graph which we have drawn in that gaseous state, गैसेस के केस में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो भी ग्राफ यहाँ सिमिलर देखने को मिलेगा। तो कैसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, वहां पे भी इसी टाइप का ग्राफ देखने को मिला था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा। बस डिफरेंस कहाँ है, यहाँ नीचे log p था वहां पर, यहाँ log c है, यहाँ log x by m है यहाँ पर, वहां भी x by m ही था, राइट। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, बस यहाँ p को c में रिप्लेस कर लिया। उसके अलावा वहां पर भी स्लोप इक्वल था 1/n के, यहाँ पर भी स्लोप 1/n के इक्वल आएगा, और ये इंटरसेप्ट वहां पर भी इंटरसेप्ट log k के इक्वल था, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट आपका log k के इक्वल है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज में। ऑब्जर्वेशन भी सिमिलर थी, नॉट सेम बट सिमिलर थी। आपकी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी सिमिलर था, बस ये छोटा सा फर्क है, यहाँ पे C यूज किया है, वहां पे P यूज किया था। ग्राफ भी आपका काफी सिमिलर था। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं एड्सॉर्प्शन के बारे में, क्या एड्सॉर्प्शन होती है, क्या क्या चीजें उसे इम्पैक्ट करती हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि एड्सॉर्प्शन को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ ये हमारे लिए यूजफुल है। अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन आपको बताएगी किस तरह से आप हम नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेबल है ये हमारे नॉर्मल लाइफ में एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो नॉर्मल लाइफ में हम काफी सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम जूस कंज्यूम करते हैं, हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा शुगर वो भी हम कंज्यूम करते हैं। तो इन चीजों में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और वो इम्प्योरिटीज जो है वो इम्प्योरिटीज उनको एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दे देती है। जैसे कि मैंने आपको शुगर के केस में पहले भी बताया था, शुगर ब्राउन कलर की हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो उन इम्प्योरिटीज की वजह से वो जो कलर इम्पार्ट हो जाता है वो इंडिकेट करता है दे आर इम्प्योर। ऐसे केस में हम उन्हें प्योर करेंगे, हम नहीं, कंपनीज उनको प्योर करेंगे जहां भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वहां पर उनकी प्योरिफिकेशन के लिए प्रोसेस यूज होता है एड्सॉर्प्शन का। एक सूटेबल हम एड्सॉर्बेंट ले लेंगे तो एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा इम्प्योरिटीज को। जैसे कि अगर हम एनिमल चारकोल ले लें तो उससे वो प्योर हो जाएगा। ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर रॉ शुगर सॉल्यूशन को अगर हम पास करते हैं एनिमल चारकोल के ऊपर से तो वो डीकलराइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही काम यहाँ पे किया जा सकता है एड्सॉर्प्शन की हेल्प से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का। सेकंड आ जाते हैं हम एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन है इन गैस मास्क। कहाँ यूज होते हैं गैस मास्क, हम पहले ये जान लेते हैं। जो हमारे माइनर्स होते हैं, माइनर्स मतलब जो खदानों में काम करते हैं, जैसे कोयले की खदानें होती हैं, उन्हें जमीन के काफी नीचे तक जाना पड़ता है। जमीन में नीचे जाते हैं तो वहां पर उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता जो हमें लैंड के ऊपर मिलता है। वहां पर एयर जो होती है सफोकेटिंग होती है, क्योंकि वहां पर माइनिंग के कारण कुछ पॉइजनस गैसेज आ जाती हैं जो टॉक्सिक होती है नेचर में। तो वहां पर गैस मास्क यूज करते हैं वर्कर्स। जो माइनर्स होते हैं वो गैस मास्क यूज करते हैं ताकि वहां प्रेजेंट इम्प्योर एयर जो कि पॉइजनस हो चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस के कारण, उसको रिमूव किया जा सके, सांस लेने में दिक्कत ना हो। वर्कर जो होते हैं वहां पे, माइनर्स जो होते हैं वो गैस मास्क यूज करते हैं। ये गैस मास्क जो होते हैं उन गैस मास्क के अंदर होते हैं एड्सॉर्बेंट लगा होता है गैस मास्क में। तो जब वो ब्रीथ करते हैं एयर को तो एयर में प्रेजेंट इम्प्योर गैसेस जैसे पॉइजनस गैसेस, एक तरह से हम कह सकते हैं पॉइजनस गैसेस को वो एड्सॉर्बेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि माइनर्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गैस मास्क का काम होता है पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करना। तो माइनर्स वो चीज यूज करते हैं। थर्ड हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इन सेपरेटिंग नोबल गैसेस। यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूं। एक्टिवेटेड कोकोनट चार्कोल
ले लें तो उसमें एक बहुत ही अच्छी टेंडेंसी है कि वो नोबल गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी गैसेस नहीं, सिर्फ नोबल गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। क्या? एक्टिवेटेड कोकोनट चार्कोल। सो कोकोनट चारकोल जो होता है, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल जो होता है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो अगर हमारे पास मिक्सचर है नोबल गैसेस और अदर गैसेस का, तो एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल वहां से नोबल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें ये टेंडेंसी होती है। लेकिन एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन को कोकोनट चारकोल नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, बाकी सारी नोबल गैसेस को वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ गैसेस में से नोबल गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, इन डाइंग क्लोथ्स। क्लोथ्स को डाई करने में भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज हो सकता है। कई क्लोथ्स की क्वालिटी ऐसी होती है कि डायरेक्टली वो डाई को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगर वो डायरेक्टली डाई को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो कलर भी नहीं होंगे। तो उस केस में हमें चाहिए मॉडर्न। मॉडर्न क्या काम करता है? जैसे कि एलम, फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, मॉडर्न काम करता है एक तरह से वो इंटरमीडिएट का काम करता है। मॉडर्न क्या करेगा? आपके डाई को अपने ऊपर पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद उस मॉडरेट की हेल्प से हम उस क्लॉथ पे उस डाई को अप्लाई कर सकते हैं जिस पे डायरेक्टली डाई अप्लाई नहीं हो रही थी। तो इस तरह से हम डाइंग ऑफ क्लॉथ्स में भी मॉडरेट का यूज करके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से डाई कर सकते हैं क्लॉथ्स को। सो यहां पे हम यूज करेंगे मॉडरेट like alum for dyeing clothes। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ जो क्लोथ्स हैं वो डायरेक्टली डाई को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए एलम जो कि एक मॉडरेंट है उसकी हेल्प से क्लोथ को डाई किया जाता है। पहले डाई पार्टिकल्स मॉडरेंट पे एब्जॉर्ब होंगे, फिर वो क्लोथ्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन डीह्यूमिडाइजर्स। डीह्यूमिडाइजर्स क्या होता है? डीह्यूमिडाइजर्स वो सब्सटेंसेस है जो ह्यूमिडिटी को, मतलब मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, सिलिका जेल। तो इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें ह्यूमिडिटी के कारण बैड इंपैक्ट्स आ जाते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो बॉटल्स थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बॉटल्स के अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से स्मेल हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए सिलिका जेल्स उसमें डाली जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी मशीन्स भी होती है जिसमें ह्यूमिडिटी की वजह से खराबी आ जाती है, वहां पे उस मशीन को डीह्यूमिडाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी और चीज से डीह्यूमिडाइज करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हम डीह्यूमिडाइजर्स लाइक एक सूटेबल एडसॉर्बेंट फॉर वाटर वेपर्स और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन एयर, उनको रिमूव करने के लिए अगर एक सूटेबल एडसॉर्बेंट यूज कर लेंगे लाइक सिलिका जेल, तो डीह्यूमिडाइजेशन प्रोसेस बहुत इजीली हो जाएगा और हमारी मशीनरी खराब होने से बच जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, 6th वन। हम एडसॉर्प्शन को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी यूज करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो है जिसमें एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ किस तरह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में एडसॉर्प्शन यूज होती है। आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। वहां पे एडसॉर्बेंट होता है आयरन, जो कि गैसेस को एडसॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, वहां वो रिएक्ट करती है, फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। एक आपने पढ़ा होगा हेबर्स प्रोसेस, यहां पर एडसॉर्बेंट है आपका
के लिए फिर वो गैसेस उस सरफेस पे एब्जॉर्ब होकर रिएक्ट करती है और आपको प्रोडक्ट बनाती है। फिर एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। यहां पर एडजॉर्बेंट होता है पैलेडियम। तो यहाँ पे पैलेडियम के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है पहले, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से गैसेस हमने यहाँ पे लिए थे, मोस्टली गैसियस एड्सॉर्बेट लिए थे, वो सॉलिड एड्सॉर्बेंट में एड्सॉर्ब होते हैं और आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये है आपकी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें एडसॉर्प्शन प्रोसेस यूज किया गया है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूं, इन क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक प्रोसेस है, सेपरेशन टेक्निक है, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेशन अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन कब? जब वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी के अलग अलग प्रोसेस है, पेपर क्रोमैटोग्राफी है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी है। तो ये चीजें यूज होती है सेपरेशन के लिए। वहां पे क्या होता है, एक सूटेबल एड्सॉर्बेंट होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो जाता है और फिर वो इजीली सेपरेट हो जाता है। तो क्रोमैटोग्राफी ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो वहां पे भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं एप्लीकेशन, 8th एप्लीकेशन। क्रोमैटोग्राफी के बाद आया कि 8th एप्लीकेशन, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। वैसे तो एड्सॉर्प्शन बाद में आता है, हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है एयर को वहां से रिमूव करने के लिए। लेकिन वैक्यूम पंप से हम 100% एयर को वहां से रिमूव नहीं कर सकते, वहां फिर भी ट्रेसेस रह जाते हैं एयर के। तो उन एयर के ट्रेसेस को रिमूव करके ही हाई वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो कैसे होगा? एक सूटेबल एड्सॉर्बेंट की हेल्प से। अगर हम वैक्यूम पंप से एयर रिमूव करने के बाद एक सूटेबल एड्सॉर्बेंट ले ले, तो वो बची कुची एयर वहां एड्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन, 9th एप्लीकेशन है इन फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस आप नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे। एक सेपरेशन टेक्निक है ये, एक तरह से ओर्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। इनिशियली मीन स्टार्टिंग में यूज होती है। बस जो फिजिकल इंप्योरिटीज होती है, जो केमिकल तरीके से नहीं रिमूव हो सकती, जैसे कि अर्दी इंप्योरिटीज होती है, उनको रिमूव करने के लिए, मतलब गैंग को रिमूव करने के लिए फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ आपको। लाइक सल्फाइड ओर्स में ज्यादा यूज होता है। फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है सल्फाइड ओर्स के अंदर। सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। सल्फाइड और हल्का होता है एज कंपेयर टू द गैंग पार्टिकल्स। गैंग क्या होता है? गैंग होती है अर्दी इंप्योरिटीज, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, रोड़ी वगैरह। ये अर्दी इंप्योरिटीज होती है जो कि एक और के साथ ही मिलती है, उसको सेपरेट करते हैं हम प्रोसेस से। तो यहाँ जो प्रोसेस यूज हो रहा है सल्फाइड ओर्स से अर्दी इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए, वो है फ्लोटेशन प्रोसेस। यहाँ एड्सॉर्प्शन का यूज होता है। क्या होता है ना, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें जो है फ्रोथ बनाई जाती है। सल्फाइड और हल्का होने के कारण फ्रोथ के साथ ऊपर आने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में उसकी हेल्प करता है एक पाइन ऑयल, और हम यूज कर सकते हैं सिलिका। तो ये क्या करते हैं, ये पाइन ऑयल और सिलिका जाके उस सल्फाइड ओर से जाके चिपक जाते हैं और मींस एडसॉर्ब हो जाते हैं, और वो सरफेस पे सल्फाइड ओर को ले आते हैं, जिससे सल्फाइड ओर सरफेस पे आ जाता है और इंप्योरिटीज नीचे रह जाती है। इस तरीके से हम उनको सेपरेट